अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इंजीनियर मोहम्मद उज़ैर। तो आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है फिज़िक्स की 9th क्लास का, हम पढ़ेंगे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। तो जैसा कि आपको पता है कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ वेरियस टाइप्स की हैं। हमने पहले जो बेसिक पढ़ी थी वो हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक थी बेसिक और एक ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। बेसिक क्वांटिटीज़ वो जो बेसिक है, बुनियादी हैं, वो 7 है हमारे पास, टाइम, लेंथ, मास, ईटीसी 7 है। उन 7 को आपस में मल्टीप्लाई करके हमने ड्राइव्ड क्वांटिटीज बनाया। ड्राइव का मतलब है उनमें से निकालना, तो वो हमने अखज़ की उनमें से। जिस तरह हम बात करते हैं मीटर की, मीटर यूनिट किसका है? लेंथ का है। तो अगर हम मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बनता है? मीटर स्क्वायर। जिस तरह ये हमारे पास मीटर है, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ मीटर से, तो ये हमारे पास क्या बनता है? मीटर स्क्वायर। तो ये यूनिट किसका है? ये यूनिट है एरिया का। तो ये क्या हुआ? ड्राइव्ड क्वांटिटीज। हमने मीटर से अक्स किया, ये मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करके मीटर स्क्वायर बनाया। तो ये हमने नया यूनिट बनाया, किसे? बेस क्वांटिटी को इस्तेमाल करते हुए। इसी तरह मैं मीटर को दोबारा मल्टीप्लाई करूं, यानी कि मैं मीटर मल्टीप्लाई मीटर मल्टीप्लाई मीटर 3 टाइम में मल्टीप्लाई करूं। मीटर मल्टीप्लाई मीटर मल्टीप्लाई मीटर, तो ये क्या बन गया? मीटर क्यूब। तो ये क्या है हमारे पास? ड्राइव्ड क्वांटिटीज है। क्या है? ड्राइव्ड क्वांटिटीज। इसी तरह मैं मीटर को डिवाइडेड बाय सेकंड कर दूं, यानी कि ये लेंथ है, ये डिवाइडेड बाय लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। तो हमारे पास ये किसका यूनिट है? ये वेलोसिटी का है। तो ये क्या है? ये ड्राइव्ड क्वांटिटी है। क्या है? ये ड्राइव्ड क्वांटिटी है। मीटर भी बेस था और सेकंड भी क्या है? बेस क्वांटिटी। लेकिन इन दोनों ने मिलकर एक नई क्वांटिटी बनाई, उसे क्या कहेंगे हम? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हमारे पास क्या हुआ? डिराइव्ड क्वांटिटीज होगी। तो अब इन क्वांटिटीज को डिस्क्राइब कैसे करेंगे? तो वो दो तरीके हैं, एक है स्केलर और एक है वेक्टर। डिस्क्राइब से मुराद ये कि हम उसको कैसे बयान करेंगे। अगर आप अपने बच्चों को समझाना चाहें कि तोता कैसा होता है, तोते का रंग कैसा होता है, तो आप कहेंगे तोता सब्ज कलर का होता है, उसके 2 टांगे होती हैं, उसके पर होते हैं, वो उड़ता है। तो वो इमेज बनाता है अपनी जहन में। इसी तरह हम इन क्वांटिटीज को भी डिस्क्राइब करेंगे। कैसे करते हैं? कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं कि जिनको सिर्फ हम मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब करते हैं। जिस तरह हम चीनी लेने जाते हैं, हम कहते हैं कि 5 किलो चीनी दे दें, वो आपको 5 किलो चीनी दे देते हैं। और किस में यूनिट होता है? किलोग्राम में। इसी तरह अगर हम कोई फोर्स लगाएं तो हम कहते हैं कि जी फोर्स लगानी है 10 न्यूटन की। किस डायरेक्शन में लगानी है हमें नहीं पता। फोर्स तो 10 न्यूटन में लगा दूंगा, लेकिन लगानी कहाँ है? यहाँ लगानी है, नीचे लगानी है, ऊपर लगानी है, दाएं लगानी है, बाएं लगानी है, कहाँ लगानी है? तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? डायरेक्शन चाहिए। अब आपको समझ आ गई होगी कि ऐसी तमाम क्वांटिटीज जिसके लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड काफी है, उसको हम स्केलर क्वांटिटीज कहेंगे। जिस तरह एग्जाम्पल में आता है स्पीड, डिस्टेंस, लेंथ, वर्क, एनर्जी, ईटीसी। ये हमारे पास क्या है? स्केलर क्वांटिटीज है। और वेक्टर क्वांटिटीज हमारे पास कौन सी हैं? वो तमाम क्वांटिटीज जिनको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की जरूरत होती है, उसको हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। अब वेक्टर क्वांटिटीज की एग्जांपल कौन सी है? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, वर्क, ईटीसी। अब यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है, स्पीड और वेलोसिटी में क्या फर्क है। देखिए डिस्टेंस जो होता है, अगर मैं कहूं कि उसने 300 मीटर सफर तय किया, आप कहेंगे ठीक है कर लिया उसने, क्योंकि आपको पता है कि उसने 300 मीटर फासला तय किया है। आपको ये पूछने की जरूरत नहीं आई कि वो किस तरफ गया है, वो किस तरफ गया है। तो ये डिस्टेंस है, आपको डायरेक्शन मालूम करने की जरूरत नहीं थी। वो डायरेक्शन कहीं पे भी हो सकती है, उसकी जरूरत नहीं थी हमें। यानी कि वो जो डिस्टेंस था वो उसने सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू के जरिए से आपको बता दिया कि उसने 300 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया है। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहां से मैं 300 मीटर जाता हूं, ठीक है। अब 300 मीटर में गया, अब इस पॉइंट से उस पॉइंट में जो चेंजिंग आई है ये क्या होगी? मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन क्या है कि मैं इस तरफ गया, वो क्या है? उसकी डायरेक्शन है। तो डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है।
डिस्टेंस में जरूरत नहीं होती। इसकी एग्जांपल एक ये आप समझे, एक शख्स है, यहां से चलता है, यहां से इस पॉइंट पे गया, 10 मीटर तय किया उसने, फिर नीचे आया 10 मीटर, फिर इधर गया 10 मीटर, और फिर वापस आया तो 10 मीटर। तो उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? 40 मीटर। 10 10 10 10 40, टोटल 40 मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया। यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा जी? डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की आपने डेफिनेशन पढ़ी है कि चेंज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट, चेंज द पोजीशन फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। अब यहां से उसकी पोजीशन ये थी, इस पोजीशन से यहां जाता तो हम कहते हैं कि उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया इस डायरेक्शन में और यहां तक पहुंचा, इसका मतलब है 10 मीटर किया। लेकिन वो इस पॉइंट से चला यहाँ, यहाँ से इधर, यहाँ से फिर इधर, और इधर से इस उसी पॉइंट पे वापस आ गया। तो इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? 0 हो गया। लेकिन डिस्टेंस कितना कवर किया उसने? 40 मीटर किया। तो ये एक्चुअली चेंजिंग्स होती हैं जो हमें समझ नहीं आती कि स्केलर क्या है और वेक्टर क्या है। तो वो तमाम क्वांटिटीज जिनको सिर्फ आप मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसमें आपको डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे? स्केलर क्वांटिटीज कहेंगे। और ऐसी तमाम क्वांटिटीज जिनके लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत है और मैग्नीट्यूड की जरूरत है, वो हम इसे क्या कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटीज कहेंगे। अब बात करते हैं स्पीड और वेलोसिटी की। स्पीड क्या है? आप कहते हैं कि जी गाड़ी गई है 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। अब आपने इसकी स्पीड बता दी, ना मैंने आपसे पूछा ना आपने पूछा कि वो किस तरफ गई है, तो ये इसे क्या कहेंगे? मैग्नीट्यूड, कि मुझे जरूरत नहीं पड़ी कि मैं पूछूं कि कहाँ गई है, ठीक है। अब अगर मैं कहता हूं कि आपकी गाड़ी जानी चाहिए 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से शमाल की तरफ, तो शमाल की तरफ मैंने डायरेक्शन बताई है उसको, तो ये क्या है? वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी में और स्पीड के फार्मूले में यही फर्क है। स्पीड का फार्मूला जो होता है वो डिस्टेंस ओवर टाइम है, यानी कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द यूनिट टाइम। और वेलोसिटी का फार्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द यूनिट टाइम। ये स्पीड का फार्मूला क्या है? डिस्टेंस ओवर टाइम। वेलोसिटी का फार्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो यहां से आपको इस चीज की समझ आ गई होगी कि हमारे पास जो स्केलर क्वांटिटीज है उसमें मैग्नीट्यूड की, और वेक्टर्स में स्केलर और मैग्नीट्यूड दोनों की जरूरत होती है। इसी तरह अगर मैं कहूं कि मुल्तान से आपने लाहौर जाना है, अगर आपको डायरेक्शन का पता नहीं होगा, लाहौर से मुल्तान का फासला है 300 किलोमीटर, अगर आपको डायरेक्शन का पता नहीं होगा, 300 किलोमीटर आप तय कर लें, तो इसका मतलब क्या आप लाहौर पहुंच गए? नहीं पहुंचे। आपको लाहौर पहुंचने के लिए दो चीजों की जरूरत थी, एक मैग्नीट्यूड यानी कितने किलोमीटर दूर है, और दूसरी क्या है? डायरेक्शन। फिर आप अपनी गाड़ी को उस वेलोसिटी से मूव करवाते हैं। अगर आपको डायरेक्शन का नहीं पता, तो अगर आप वैसे ही जा रहे हैं तो आप स्पीड है आपके पास, यानी कि आप स्पीड, किसी स्पीड से जा रहे हैं। और अगर आप किसी डायरेक्शन में जा रहे हैं और किसी डिस्प्लेसमेंट के साथ जा रहे हैं, और इसी तरह अगर आप किसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आपके पास क्या है? वेलोसिटी है, क्योंकि आप डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों को यूज कर रहे हैं। इसी तरह मैं बात करता हूं फोर्स की। अगर मेरे पास ये टेबल है, इसको अगर मैं यहां से फोर्स लगाऊं और इधर भी फोर्स लगाऊं, तो इसका मतलब क्या है? दोनों इक्वल फोर्स हैं। ये समझ लें F 10 न्यूटन है और ये भी 10 न्यूटन है। ये दोनों फोर्स मैंने लगाई एक डायरेक्शन में। इसका मतलब है कि टेबल हमारा मूव करेगा लेफ्ट साइड की तरफ। अगर मैं यहाँ से एक फोर्स खत्म कर दूं और 10 न्यूटन की फोर्स इस तरफ लगाऊं, तो क्या टेबल मूव करेगा? नहीं करेगा। इसका मतलब है कि डायरेक्शन जो है वो वैल्यूज को चेंज कर देता है। तो इसलिए वेक्टर क्वांटिटीज के जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें, तो उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड
दोनों का ख्याल करना है। तो वेक्टर क्वांटिटीज को हम किससे डिस्क्राइब रिप्रेजेंट करते हैं? हमारे पास कोई भी वेक्टर क्वांटिटीज है उनको बोल्ड लेटर से हम डिनोट करते हैं। जिससे मैं वेलोसिटी की बात करता हूँ तो ये बोल्ड है, यानी कि बोल्ड, ये बोल्ड हो गया। बोल्ड लेटर से हम उसको डिनोट करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज को। दूसरा तरीका क्या है कि आप इसके ऊपर लाइन लगा दें, ये भी एक वेलोसिटी को डिनोट करने का तरीका है। और थर्ड तरीका क्या है हमारे पास, इसके ऊपर एरो लगा दें। तो ये हमारे पास तरीके आ गए वेलोसिटी को जाहिर करने के लिए। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज, और वेक्टर क्वांटिटीज को डिनोट करने के तीन तरीके हैं, या तो बोल्ड लेटर में लिख दें, या फिर आप इसके ऊपर एक लाइन ड्रा कर दें, या फिर आप इसके ऊपर एक एरो ड्रा कर दें। एमसीक्यूज जब भी आए आपके पास इस तरह का तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको हमने ग्राफिकल किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो अब अगर वेक्टर क्वांटिटीज की बात करें तो उसको तो जरूरत है मैग्नीट्यूड की भी और डायरेक्शन की भी। तो अब हम देखते हैं कि इसको कैसे डिनोट करेंगे। तो आपकी बुक की सबसे पहले हम एग्जांपल करते हैं जो उसने समझाया बुक में कि 14 न्यूटन की फोर्स आपके नॉर्थ ईस्ट की तरफ लग रही है। तो बताएं उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ग्राफिकल मेथड के जरिए से। तो अब हम याद करते हैं, सबसे पहले आपने क्या करना है, दो परपेंडिकुलर लाइंस लगानी है जिसको एक्स वाई डायरेक्शन कहते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब उसने नॉर्थ ईस्ट का नाम लिया है तो मैं यहाँ पे पहले नॉर्थ और ईस्ट को डिनोट करूंगा कहाँ कहाँ पे है। मैं कहता हूँ कि ये नॉर्थ है मेरा, और ये हमारे पास क्या है, ईस्ट है। ये हमारे पास साउथ है, और ये हमारे पास वेस्ट है। अब 40 न्यूटन की फोर्स नॉर्थ ईस्ट में लग रही है, ठीक है। इसका मतलब है नॉर्थ ईस्ट ये आ रहा है हमारे पास, नॉर्थ ईस्ट। अभी उसने एंगल नहीं दिया, सिर्फ उसने कहा है कि नॉर्थ ईस्ट में लग रही है। तो आप यहाँ पे एक लाइन खींच दें। ये क्या है हमारे पास, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है नॉर्थ ईस्ट में जो फोर्स लग रही है। लेकिन इसको ड्रा कैसे करेंगे, मैंने तो इसमें कही थी, लेकिन जब एग्जामिनर को दिखाएंगे उसने यूं क्रॉस कर देना कि ये गलत किया होगा, क्योंकि हमारे पास फोर्स कितनी है 40 न्यूटन, वहाँ पे 80 न्यूटन है, लेकिन मैं 40 न्यूटन को देखते हुए कर रहा हूँ। 40 न्यूटन है फोर्स हमारे पास दी उसने 40 न्यूटन, और इसको हमने रिप्रेजेंट करना है नॉर्थ ईस्ट में। हम अब लेंगे एक सुटेबल स्केल, एक ऐसा स्केल जो मेरे लिए ठीक हो, आपके लिए ठीक हो, समझना आसान हो। तो मैं कहता हूं कि 10 न्यूटन जो है वो 1 सेंटीमीटर की है। ये मैंने क्यों रखा, क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसा स्केल नहीं है जो हम यहाँ पे रख के 40 न्यूटन की लाइन लगा दें। समझ आ रही है? हमारे पास ऐसा कोई भी स्केल नहीं है कि जो 40 न्यूटन की फोर्स देता हो। हमारे पास जितने भी स्केल है वो मीटर में है, सेंटीमीटर में है, मिलीमीटर में है। तो हम इसको स्केल में चेंज करेंगे पहले। तो मैंने ये 10 मीटर किसके बाद रखा, 1 सेंटीमीटर के। इसका मतलब है ये 10 न्यूटन अगर 1 सेंटीमीटर के है तो 40 न्यूटन किसके बराबर होगा, 10 न्यूटन है, इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये 40 न्यूटन बन जाए। ये 10 न्यूटन और ये 4 को मल्टीप्लाई किया 1 सेंटीमीटर, मैं दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, नहीं तो आपकी कैलकुलेशन मुझे पता है बहुत तेज होगी कि आपने कहा कि अगर 1 सेंटीमीटर के है तो 4 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 40 न्यूटन, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि 40 न्यूटन जो है हमारे 4 सेंटीमीटर स्केल के बराबर मैंने रखा है। अब हमें पता चला कि हमारे पास स्केल ऐसा है जो 4 सेंटीमीटर की लाइन लगाएंगे तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है 40 न्यूटन को, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख दिया ना कि लेट 10 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर मैंने रखा है। और एग्जामिनर भी देखेगा कि हाँ जी इसने रखा है हमें समझाने के लिए, क्योंकि 40 न्यूटन का कोई स्केल नहीं होता। तो मैंने एक स्केल सेलेक्ट कर लिया सेंटीमीटर में कि 10 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब आया 4 सेंटीमीटर। अब मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पे स्केल रखूंगा, स्केल ये समझ लेंगे ये स्केल है, तो यहाँ पे 0 है, 1 2 3 4, ये 4 सेंटीमीटर का स्केल है। मैंने यहाँ पे रखा
यहाँ पे 0 था और यहाँ पे मैंने लाइन लगा दी, ये हमारे पास क्या बन गया 4 सेंटीमीटर। अब आप बता सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है 14 न्यूटन को। तो 14 न्यूटन की जो एरो है ये क्या है, ये डायरेक्शन शो कर रही है कि ये नॉर्थ ईस्ट में लग रही है। अगर मैं इसकी डायरेक्शन यहाँ पे यूं लगा दूं तो इसका मतलब क्या है, ये लाइन तो इधर जा रही है, इस तरफ जा रही है, डायरेक्शन तो यही शो कर रही है ना। अगर मैं मुक्का इस तरफ मारूं तो इसका मतलब है मैं फोर्स इस तरफ लगा रहा हूँ, और अगर मैं इस तरफ मारूं तो इसका मतलब है इधर लगा रहा हूँ। तो इसका मतलब है डायरेक्शन चेंज करने से वैल्यूज चेंज हो जाती हैं, उनकी डायरेक्शन शिफ्ट चेंज हो जाती है। तो इसलिए डायरेक्शन का आपने खास तौर पर ख्याल करना है। तो हमने इसको किस तरह रिप्रेजेंट किया वेक्टर क्वांटिटीज को, एरोज के जरिए से। अब ये जो हमारे पास टेल है, टेल ये हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट आता है कि स्टार्टिंग पॉइंट, और जो ये एरो है ये एक तो डायरेक्शन बताता है कि ये डायरेक्शन किस तरफ है हमारे वेक्टर क्वांटिटीज की, और ये एंडिंग पॉइंट भी समझ लें आप, एंडिंग पॉइंट ये पहले वेक्टर का एंडिंग पॉइंट है। अब थोड़ा सा एग्जांपल्स ये करते हैं क्योंकि अक्सर इस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और एमसीक्यूज भी आते हैं आपके जो पेपर्स हैं उसके अंदर। तो अगर अभी आप समझ जाएंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। अब एक एग्जांपल करते हैं कि इस तरह कि ये जमीन है, यहां पे रस्सी बंधी हुई है, और आप यहां से इसको खींच रहे हैं, यहां पे आप फोर्स लगा रहे हैं। इसका मतलब है अगर मैं इसको खींचूं तो इसका मतलब है मैं फोर्स इस पे लगा रहा हूं और इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं, ठीक है। इस तरह ये एक रस्सी है और उसको खींचा हुआ है, और उसने कहा कि इसकी एंगल जो है ना वो है 30 डिग्री, इसके अंदर एंगल कितना है 30 डिग्री है। वो कह रहा है कि फोर्स फाइंड करें, हॉरिजॉन्टल फोर्स, वर्टिकल फोर्स, ये फाइंड करें। आपको इतना पता होना चाहिए कि जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, अब ये जो एक एरो है और एक ये एंगल लगाऊं मैं यहाँ पे थीटा, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल और ये हमारे पास क्या है वर्टिकल। अगर ये एक फोर्स है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा। इसके लिए आपको याद होना चाहिए साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब यहाँ पे थीटा कोई भी वैल्यू होगी, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि 30 डिग्री पे है, जैसा यहाँ पे बताया गया कि 30 डिग्री पे उसने उस रस्सी को खींचा है। आप उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे फाइंड करेंगे, आप उसका करेंगे cos ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस हमारे पास क्या है हॉरिजॉन्टल। आप यहाँ पे ये लिख दें f है ना, तो f का हॉरिजॉन्टल लिख दें f हॉरिजॉन्टल ओवर, यानी कि यहाँ पे जो कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। हाइपोटेन्यूज क्या है, ये फोर्स। इसका मतलब है कि f जो हॉरिजॉन्टल है हमारे पास वो किसके बराबर है f ऑफ cos ऑफ 30 डिग्री। तो ये आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसका निकाल सकते हैं। अब हम करेंगे वर्टिकल, वर्टिकल तो वर्टिकल का क्या है साइन ऑफ 30, तो ये हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारे पास ये है। आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, ये लाइन और ये लाइन दोनों सेम है, और इसकी डायरेक्शन क्या है इस तरफ, इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी इस तरफ होगी, यानी कि ये जो लाइन खींची हुई थी इसका एक कंपोनेंट इस तरफ है और एक कंपोनेंट इस तरफ है। कैसे पता चला, ये जो कंपोनेंट है इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे था, इसका जो मेन हमारे पास f है इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो ये जो हमारे पास नीचे आएगा इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी यहां से शुरू हो रहा है। ये हमारे पास फिर क्या हुआ पहला कंपोनेंट हुआ, कंपोनेंट 1 हो गया, और ये हमारे पास कंपोनेंट 2 हो गया, यहां से यहां तक गया और यहाँ पे इसका एंडिंग पॉइंट। उसके बाद ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट किसका है दूसरे कंपोनेंट का, वर्टिकल कंपोनेंट का, उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंडिंग पॉइंट उसका ये, यहाँ पे ये एरो उसका खत्म होता है। तो समझ लें कि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है ये चीज है। इसके
कंपोनेंट्स कौन से हैं, जे और जे। अब कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट क्या है, जे। समझ लगी है कि इन कंपोनेंट का रिजल्टेंट क्या है, जे, और इसके कंपोनेंट्स क्या है, जो मैंने जिस तरह ये फोर्स दी थी, इसके कंपोनेंट कौन से बनेंगे, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, ये F1 ये F, ये आप हॉरिजॉन्टल का नाम दें, इसको वर्टिकल का नाम दें। इस तरह हमने फिर वर्टिकल जो फाइंड किया, हमने कहा F sin of 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, FV ओवर हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, F। तो FV हमारे पास क्या होगा, F sin of 30। अगर यहाँ पे F की वैल्यू दी हो 100, तो sin 30 की वैल्यू लिखें, 100 को मल्टीप्लाई करें, आपका वर्टिकल कंपोनेंट निकल आएगा। इसी तरह आप इसको यहाँ पे 100 लिखें, cos 30 की वैल्यू पुट करें, तो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकल आएगा। इस तरह हम ग्राफ में इसको शो करते हैं। तो ये हमारे पास एग्जांपल थी जो मैंने इसके बारे में आपको समझाया कि आप कैसे वर्टिकल कंपोनेंट को सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक चीज क्या थी, बेसिक चीज सिर्फ एक यही है कि आपके पास कोई भी ऐसा कंपोनेंट है जो किसी एंगल पे आए, तो आप उसको सॉल्व करना जानते हो। अगर ये कंपोनेंट है और एक ये आपने क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स लगाने हैं, और ये कंपोनेंट दे दिया आपको। अब उसने क्या है कि इसका हॉरिजॉन्टल निकालना है और वर्टिकल निकालना है। हॉरिजॉन्टल का मतलब आपको पता है ना क्या है, हॉरिजॉन्टल ये हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल क्या है, ये वर्टिकल है। अब जब भी आपसे हॉरिजॉन्टल की बात की जाए, तो या अलोंग दी अर्थ बात की जाए, अलोंग दी अर्थ बात की जाए, तो उसका मतलब है वो हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा है। तो हमने हॉरिजॉन्टल ये वाली चीज निकालनी है, और वर्टिकल की बात की जाए तो हमने ये चीज निकालनी है। अब निकालने कैसे है, वो आपको दो चीजें देगा, या तो आपको देगा एंगल, इसकी फोर्स उसने दी है 100 न्यूटन, एग्जांपल बता रहा हूँ कि 100 न्यूटन दी है या फोर्स F लिखा हुआ है। यहाँ पे वो देगा आपको एंगल, एंगल की वैल्यू देगा। 45 डिग्री पे आपने रस्सी खींची है, 30 डिग्री पे खींची है, 25 पे खींची है, ये आपको पता होना चाहिए कि वो आपको एंगल दे रहा है। अगर उसने एंगल दिया है और ये फोर्स की वैल्यू दी है, तब भी आप सोल्व कर सकते हैं। आप यहाँ पे फार्मूला लगाएं, आपने यहाँ पे लगाया। अब ये कंपोनेंट मैंने आपको पहले बताया कि ये, अब इसके दो कंपोनेंट्स बनाऊं मैं, तो इसके दो कंपोनेंट्स कौन से बनेंगे, एक कंपोनेंट ये बनेगा और एक कंपोनेंट हमारे पास ये बनेगा। ये हमारे पास क्या है, F हॉरिजॉन्टल, और ये हमारे पास क्या है, F वर्टिकल। अब ये हमारे पास कितना एंगल है, उसने दे दिया मिसाल के तौर 45 डिग्री या थीटा, तो हम लगाएंगे साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। हमारे पास ये चीज निकल आएगी जैसे पिछले एग्जांपल में की है। उसी तरह हम हॉरिजॉन्टल की वैल्यू निकालेंगे, cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो हमने इस तरह वैल्यूज निकालनी। पहला तरीका ये था। दूसरा तरीका ये कि अगर वो कंपोनेंट्स दे दे, यानी कि F हॉरिजॉन्टल हमारे पास कितना है 5 न्यूटन, F वर्टिकल हमारे पास कितना है 4 न्यूटन। अब हम क्या करेंगे, उसने कहा रिजल्टेंट फाइंड करें। क्या फाइंड करें, रिजल्टेंट फाइंड करें। तो हमें पता होना चाहिए कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर हमारे पास कंपोनेंट कौन सा है 4 न्यूटन, बेस को बेस यानी कि हॉरिजॉन्टल जो हमारे पास कंपोनेंट वो हमारे पास कौन सा है 5 न्यूटन। आप इसमें पुट करें F हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर F हॉरिजॉन्टल। इसमें आपने पुट किया थीटा इज इक्वल टू tan, ये इनवर्स हो जाएगा, और यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आएगी आप वो वैल्यू निकाल के थीटा वैल्यू यहाँ से जो आपको वैल्यू आएगी उसे आप थीटा निकालेंगे। थीटा निकाल के आप इसका ये कंपोनेंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आगे कैसे फाइंड करेंगे वो भी मैं बता देता हूँ। F इज इक्वल टू एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ बी का स्क्वायर किया। आप इससे F की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यानी कि रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं। अब आप कहेंगे ये कैसे आया, भाई पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है ना, वो आया है।
कि हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर रूट। अब आप इसको जब इस तरह करेंगे तो आपके पास जो क्वांटिटीज आएगी वो किसकी आएगी, हाइपोटेन्यूज की। ये क्या कौन सा मैं बता रहा है, पाइथागोरस थ्योरम बताता है। तो पाइथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए आप देखेंगे ये हमारे पास क्या था, हाइपोटेन्यूज, ये आ गया एफ, बेस हमारे पास क्या है एफ एच इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है एफ बी इसका स्क्वायर रूट। तो हमारे पास एफ की वैल्यू निकल आएगी और थीटा निकालना है तो हमें इस तरीके से निकालना है। तो ये आज का टॉपिक था जिसमें हमने पढ़ा कि हम वर्टिकल कंपोनेंट्स वेक्टर क्वांटिटीज के और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स वेक्टर क्वांटिटीज के कैसे फाइंड करते हैं। अगर हमारे पास उनके कंपोनेंट्स दिए हों तो हम उसका रिजल्टेंट और एंगल कैसे फाइंड करेंगे। अगर अब आपसे कोई भी पूछे कि कोई शख्स जो है किसी जानवर को एक रस्सी से खींच रहा है 45 के एंगल पे, तो उसके दो कंपोनेंट्स कैसे फाइंड करेंगे, आपने ऐसे फाइंड करने जैसे मैंने आपको समझाया है। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, हमें बताइएगा कि आज का लेक्चर कैसे लगा। अल्लाह हाफिज़।